हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट होम साइंस अभी वैकेंसी आने के चांसेज है और इसके साथ ही आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वो भी आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का एक सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 1000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सब लोगों को इस सेशन का फ़ायदा हो। और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, इन क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल होगा। तो इससे एक क्वेश्चन के साथ आपके 4-5 क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ जुड़िए इस सेशन के साथ एक जोश और जुनून के साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जनरली विजुअली इम्पेयर्ड persons have visual equity of ऑप्शन ए 2/200, बी 20/100, सी 20/70, डी 20/200। आमतौर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की दृश्य तीक्ष्णता होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन डी 20/200। विजुअल इम्पेयर्ड जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो विजुअल इक्विटी होती है वो होती है 20/200। अब बात ये आती है कि विजुअल इक्विटी होती क्या है। Visual equity is a measure of the ability of the eye to distinguish shapes and the details of objects at a given distance. It is important to assess VA in a consistent way in order to detect any changes in vision. A normal visual acuity is 20/20, which means that you can see clearly at 20 feet what a person with normal vision can see at 20 feet. यानी कि जो दृश्य तीक्ष्णता है वो क्या होती है, एक निश्चित दूरी पर वस्तुओं के आकार और विवरण को अलग करने की आंख की क्षमता की एक माप है। यानी कि एक निश्चित दूरी पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम जो देख पाते हैं उसका किस तरह की उसकी शेप है, किस तरह की वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी देखने की जो क्षमता है उसको हम मेजर करते हैं और उस मेजरिंग की यूनिट है हमारी विजुअल इक्विटी। दृष्टि में किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए विजुअल इक्विटी का लगातार आकलन करना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमारी जो आई साइट है, हमारी जो देखने की क्षमता है, उसमें किसी भी तरह का हमें चेंज लगता है या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो विजुअल इक्विटी है उसमें कोई चेंज तो नहीं आ गया है, तो उसके लिए हमें विजुअल इक्विटी को टाइम टाइम पर चेक करवाते रहना चाहिए। हमारी जो एक नॉर्मल विजुअल इक्विटी है वो होती है 20/20। यानी कि हम अगर 20 फीट की दूरी पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति है वो भी 20 फीट की दूरी पर स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी कि एक अगर हम बात करें एक रेफरेंस जो विजुअल इक्विटी है उसकी, यानी कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है जिसकी विजुअल इक्विटी क्लियर होती है वो 20 फीट दूरी पर किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। अगर हमारी दृष्टि जो है वो सही होगी तो हम भी उसी के बराबर हम 20 फीट दूरी पर चीज़ें जो है वो इजीली देख पाएंगे। तो हमारी अगर पूछा जाए कि नॉर्मल विजुअल इक्विटी क्या होती है तो 20/20। और अगर पूछा जाए जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसकी विजुअल इक्विटी क्या होती है तो 20/200। नेक्स्ट है, कोलोस्ट्रम इज़ वेरी गुड एज इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड डैश। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी मिनरल, सी विटामिन और डी एंटीबॉडीज। कोलोस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और डैश होता है। कोलोस्ट्रम होता क्या है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोलोस्ट्रम जब एक प्रेग्नेंट मदर
डिलीवरी के बाद, एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसके ब्रेस्ट से जो प्रारंभिक जो मिल्क सीक्रेट होता है, जो येलो कलर का होता है, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। और जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें प्रोटीन होता है और इसके साथ ही साथ उसमें एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ जो होती है वो एक जो इन्फेंट होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें उसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क दैट इज रिलीज्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर गिविंग बर्थ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। जब एक मदर है वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद में उसके जो मेमरी ग्लैंड्स है उससे जो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है फर्स्ट टाइम, उसी को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि एक न्यू बोर्न बेबी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करते हैं। जो कोलोस्ट्रम होता है वो जो नॉर्मल जो मिल्क होता है उससे थोड़ा गाढ़ा होता है और इसका जो कलर है वो येलो होता है। और ये स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन सीक्रेट होता है। ये जो मिल्क होता है यानी कि जो कोलोस्ट्रम होता है वो न्यू बॉर्न बेबी को ज़रूर से पिलाया जाना चाहिए, जिससे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड फ्रॉम ए लिविंग शिप। ऑप्शन ए फ्लेनल, बी फ्लीस, सी फेल्ट, डी मोयर। निम्नलिखित में से किसका ऊन जीवित भेड़ से काटा जाता है। अगर हम काटने की बात करें यानी कि शेयर्ड वूल होती है, वो कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी फ्लीस। अब फ्लेनल क्या है, फ्लीस क्या है, फेल्ट क्या है और मोयरे क्या है, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आती है फ्लीस। फ्लीस क्या है, वो वूल जो एक शीप से या भेड़ से शेड की जाती है यानी कि काटी जाती है। नेक्स्ट आता है फ्लेनल। फ्लेनल क्या है, ये एक सॉफ्ट वूवन फैब्रिक होता है जो कि अलग अलग फाइननेस में हमें अवेलेबल होता है। और जो फ्लेनल है वो ओरिजिनली किससे बनाया जाता है, कार्डेड वूल और वस्टर्ड यार्न से। कार्डेड वूल कौन सी होती है, वो वूल जिसको हम एक प्रोसेस अपनाते हैं, जब हम जो फाइबर होता है यानी कि जो वूल फाइबर है उसे जब हम यान बनाते हैं तो उसमें एक कार्डिंग की प्रोसेस की जाती है। और उस दौरान जो ऊन के रेशे होते हैं उनको सीधा किया जाता है और उनमें जो छोटे छोटे रेशे जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये जो लंबे सीधे रेशे होते हैं उनको हम वस्टर्ड यान कहते हैं। और इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। इसके अंदर आपको जो पिक्चर दिखा रखा है, ये पिक्चर आपके फ्लेनल का है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका ये फेल्ट है और उसके बाद में है मोयरे। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो फेल्ट है वो क्या होता है। फेल्ट एक नॉन वूवन फैब्रिक होता है। नॉन वूवन का मतलब यानी कि इसको बनाया नहीं जाता है, इसको वीविंग नहीं होती है, जबकि इसको प्रेस करके मेटिंग से और कंडेंस करके फाइबर को एक साथ जोड़ करके इसको तैयार किया जाता है। और इसके अंदर जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे वूल है, एनिमल फर है या सिंथेटिक फाइबर जैसे एक्रिलिन और रेयन, इनका यूज होता है। इसमें होता क्या है, जैसे हमने बात करी कार्डिंग की, जैसे वूल की कार्डिंग करी हमने, कॉटन की कार्डिंग करी, तो उस दौरान जो छोटे छोटे रेशे हमारे पास बच जाते हैं उन रेशों को आपस में जोड़ करके और उन पर एक हाई प्रेशर दिया जाता है और एक अधेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो रेशे आपस में चिपक जाते हैं और उससे जो वस्त्र बनता है उसको हम फेल्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है मोयरे। मोयरे क्या है, एक तरह की फिनिशिंग है और इसके अंदर एक वेवी अपीयरेंस या एक लहरदार जो नमूने हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। और मेनली ये किस में की जाती है, ये आपके सिल्क में, लेकिन ये वूल में भी, कॉटन और रेयन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपके ये सिल्क में की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल पॉइंटेड डार्ट। इनमें से डबल पॉइंटेड डार्ट कौन सी है। ऑप्शन ए फ्लेंस, बी फ्रेंच, सी फिश और डी है ड्रेस मेकर। डबल पॉइंटेड डार्ट का मतलब होता है दोहरा नुकीला डार्ट, यानी कि ये डार्ट आपकी किस तरह की होगी, इसके दोनों साइड में इस तरह का नुकीला पोर्शन होगा। तो आपको देखने से ही ये दिख रहा है कि ये किसके जैसा लग रहा है, फिश डार्ट के, यानी कि जो फिश है उसके जैसा लग रहा है, फिश आई के जैसा लग रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं फिश डार्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी फिश। नेक्स्ट देख लीजिए, ए फ्रेंच डार्ट इज ए sieving technique that is used to create a more
flattering, fit in a garment by removing excess fabric. It's a long curved dart that start at the side seam, usually near the waistline, and at the bust point. French dart are longer and similar than standard bust dart, and they combine both a bust dart and a waist dart into one. यानी कि ये जो फ्रेंच डार्ट होती है ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट होती है, एक साइड से इसमें पॉइंट बना होता है। और जो डार्ट होती है उसका काम क्या होता है, डार्ट का काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसको हम एक्सेस फैब्रिक को रिमूव करके और उसमें एक हम क्या कर देते हैं, कर्व उसमें दे देते हैं, एक घुमाव दे देते हैं, जिससे वो कपड़ा जो है वो हमारे बॉडी के कर्व के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। तो ये वाली जो डार्ट है आपको जो लेडीज़ जो गारमेंट होते हैं उनमें ये डार्ट आपको देखने को मिलती है, जैसे ब्लाउज वगैरह में ये डार्ट इस तरह से आपको देखने को मिलती है। इसमें एक पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंटेड डार्ट ये होती है। अब बात करते हैं अपन फिश डार्ट की, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये डबल पॉइंटेड डार्ट भी इसको कह सकते हैं। और ये हमारे जो वेस्ट लाइन वाला पोर्शन होता है उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए, हमारे बस्ट और हिप्स वाले पार्ट में जो कपड़ा होता है उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए ये डार्ट जो है बनाई जाती है। और ये डार्ट जो है वो इस तरह की दिखाई देगी आपको। और जब हम इसमें टांका लगाएंगे तो अब आप देख लीजिए इस तरह से ये डार्ट जो है वो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है फ्लेंज और क्रम्प कैचर। फ्लेंज क्या होता है, एक फोल्डेड पीस होता है जो कि जो हमारे हम कपड़ा सिलाई करते हैं और कपड़ा सिलाई में जो बाहर की साइड जो पोर्शन बच जाता है उस पोर्शन को कवर करने के लिए एक कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा, एक एक्स्ट्रा फोल्डेड फैब्रिक हम जो काम में लेते हैं और उससे जो बाहर के जो एजेज होते हैं उनको हम कवर करते हैं और उसको एक फिनिशिंग देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लेंज और क्रम्प कैचर। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड हाइट ऑफ द वर्क सरफेस इन द किचन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन इज। अगर हमें रसोई में काम करना है तो हमारी कुशल संचालन के लिए, हमें अच्छा काम करने के लिए जो वर्क सरफेस है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन सी, 3 इंचेज बिलो एल्बो लेवल। यानी कि हमारा जो एल्बो लेवल है, हमारा कोहनी का जो लेवल है उससे 3 इंच नीचे होना चाहिए, ताकि हम इजीली उस काम को कर सकें। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स whom एन इंडिविजुअल कंसल्ट बिफोर टेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन इज नोन एज। ऑप्शन ए फॉर्मल ग्रुप, बी इनफॉर्मल ग्रुप, सी रेफरेंस ग्रुप और डी इंटरेस्ट ग्रुप। व्यक्तियों का वह समूह जिससे कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परामर्श करता है कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन सी, रेफरेंस ग्रुप। अब हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप, इसका आंसर क्यों होगा। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसको हम रेफरेंस मान करके काम करते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू होती है हम उसको रेफरेंस मान करके काम करते हैं कि उससे कम या ज़्यादा, वो एक स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। तो ये एक रेफरेंस ग्रुप होता है, ये स्टैंडर्ड ग्रुप होता है। और जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो हम जो हमारा रेफरेंस ग्रुप है या जो स्टैंडर्ड ग्रुप है उससे विचार विमर्श करते हैं, परामर्श करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम रेफरेंस जो ग्रुप है उससे परामर्श करके, काउंसलिंग करके कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन हमारा सही होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट हैव गॉन थ्रू द फॉलोइंग फेज। विकास में महिलाओं की भागीदारी को समझने के दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों से गुजरे हैं। यानी कि विकास में महिलाओं की भागीदारी क्या है, तो उसको समझने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेजेस है, कौन कौन से ऐसे फेजेज है जहाँ से गुजरना पड़ा है। तो इसमें ऑप्शन ए है वेलफेयर, वुमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। बी है वेलफेयर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वीमेन इन डेवलपमेंट। सी है वीमेन इन डेवलपमेंट, वेलफेयर, जेंडर एंड डेवलपमेंट। डी है जेंडर एंड डेवलपमेंट, वीमेन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए। सबसे पहले वेलफेयर यानी कि कल्याण, उसके बाद में वीमेन एंड डेवलपमेंट, वीमेन जो है वो डेवलपमेंट में आई, विकास में महिलाएं। और उसके बाद में जेंडर एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में जो हमारा जेंडर और जो डेवलपमेंट है वो आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेलफेयर, वीमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इनमें से डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण कौन कौन से हैं।
ए पोलीयूरिया, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी ग्लाइकोसूरिया, डी पॉलीफेजिया, ई एडिमा और एफ टेस्ट इक्विटी। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी। ए में ए सी और डी, बी में बी, डी बी और सी में एफ डी और सी, और डी में बी डी और ई। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की पोलीयूरिया, तो पोलीयूरिया डायबिटीज मेलाइटिस का एक सिम्टम है, क्योंकि जो पोलीयूरिया है उसका मतलब ये होता है जो यूरिन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होना। जैसे ही जो डायबिटीज़ जैसे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है तो पोलीयूरिया जैसी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ग्लाइकोसूरिया और उसके बाद में हम बात करें पॉलीफेजिया, तो ये भी हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स है। पॉलीफेजिया यानी कि ज़्यादा प्यास लगना, ये भी डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक सिम्टम है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर पोलीयूरिया और पॉलीफेजिया ए और डी, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर हमें ए और डी दिख रहा है, यहाँ पर हमें डी दिख रहा है लेकिन ए नहीं दिख रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको डी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको ए नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और हमें सिर्फ पोलीयूरिया और पॉलीफेजिया दो ही टर्म हमें मालूम है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए पोलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया और पॉलीफेजिया। अगर हम बात करें एडिमा की, तो एडिमा क्या होता है, एक तरह का सूजन होती है, यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनमें पानी भर जाता है और उसकी वजह से सूजन आ जाती है। अगर हम बात करें टेस्ट इक्विटी की, तो ये क्या होता है, हमारी जो टेस्ट बड्स है, हमारी टेस्ट करने की जो एक एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट इक्विटी। तो इसका डायबिटीज़ मेलाइटिस से कोई लेना देना नहीं है। अब एक एक करके देख लेते हैं। ए पर्सन विद पोलीयूरिया मेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। पोलीयूरिया क्या होता है, लार्ज अमाउंट में यूरिन सिक्रीशन होता है। इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पोलीयूरिया अकर्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। जब हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो जाती है, तब पोलीयूरिया देखने को मिलता है। फिर है हाइपोग्लाइसीमिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड शुगर का लेवल होता है हाइपो, जहाँ पर भी हाइपो वर्ड आता है वहाँ पर जो जो भी चीज़ है वो लोअर होती है, और जहाँ पर भी हाइपर वर्ड आता है वहाँ पर उस चीज़ का लेवल हाई होता है। तो हाइपो का मतलब है कि जो ब्लड शुगर है, जो ग्लूकोज लेवल है वो लो होना। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है यूरिन के अंदर, यानी कि यूरिन जब सिक्रीट होता है तो उसमें कुछ कंटेंट में जो ग्लूकोज है वो उसके साथ सिक्रीट होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक रेफरेंस वैल्यू होती है, उस रेफरेंस वैल्यू से अगर ज़्यादा जो शुगर है वो यूरिन में सिक्रीट हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि ज़्यादा भूख लगना, हाइपरफेजिया, इसको हम हाइपरफेजिया भी कहते हैं। इज़ ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम और इनस्टाइटेबल हंगर, इट्स कॉमन साइन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। और पॉलीडिप्सिया, ये भी एक डायबिटीज़ मेलाइटस का सिम्टम है। पॉलीडिप्सिया, इसके अंदर प्यास ज़्यादा लगती है। और एडिमा और टेस्ट इक्विटी क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों ही आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेफिशिएंसी डिजीज। इनमें से डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, हमसे पूछा गया है डेफिशिएंसी डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है। तो हम बात करें जीरोफ्थेल्मिया की, हम बात करें डिसलिपिडीमिया, ओस्टियोमलेशिया और क्रेटोमलेशिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर हमें इन टर्म्स के जो डेफिनेशन या इनका मीनिंग मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें पूछा गया है कि डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, तो अगर हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जो कि हमें जो मोस्टली एडोलसेंट जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ये अपना डेफिशिएंसी डिजीज़ में कोई सिम्टम नहीं है, तो इसमें ई ऑप्शन, जिनमें ई ऑप्शन है उसके अलावा दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑप्शन ए और बी अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है ऑप्शन सी और डी को, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं सी की, सी में है बी एंड ए। बी में है डिसलिपिडीमिया
और ई में है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आप बात करें डी की, तो डी के अंदर है डी एंड ई। डी क्या है? क्रेटोमलेशिया। हम जानते हैं कि जो क्रेटोमलेशिया है वो क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। ये एक विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो जहाँ पर भी डी है उसको भी हम काट देंगे। आपके पास ऑप्शन बच गया सी, यानी कि डिसलिपिडीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये दो आपके क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम नहीं है। जीरोप्थेल्मिया, किरेटोमलेशिया और ऑस्टियोमलेशिया, ये तीनों ही हमारे डेफिशिएंसी डिजीज है जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जीरोप्थेल्मिया। ये क्या होता है? जब हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी जो आइज़ है उसमें ड्राइनेस शुरू हो जाती है। डिसलिपिडेमिया क्या है? ये एक इम्बेलेंस है लिपिड का, ब्लड के अंदर जो लिपिड कंटेंट है उसका इम्बेलेंस हो जाता है, और जब ये जो लिपिड कंटेंट ब्लड में बढ़ जाता है तो सीवीडी जो है उसके चांसेस हो जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। ऑस्टियोमलेशिया, हमारी जो बोन्स है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, और ये होता क्यों है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। क्रेटोमलेशिया, ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। जब हम जैसे ही हमारा जो कॉर्निया वो ड्राई होना शुरू होता है और जब क्लाउडी हो जाता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्रेटोमलेशिया में कन्वर्ट हो जाता है। और एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि हमें अपने बॉडी वेट को लो करने के लिए, जो एडोसेंट बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एसेप्टिक पैकेजिंग का उदाहरण है? तो इसके अंदर आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं टेट्रा पैक बॉक्स, पेपर बैग, प्लास्टिक बैग, मिल्क बोतल और एल्यूमिनियम फॉइल। इसमें अगर हम बात करें तो टेट्रा पैक बॉक्स और मिल्क बोतल, यानी कि ए और सी, जहाँ पर भी आपका ए और सी है ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पेपर बैग, प्लास्टिक बैग और एल्यूमिनियम फॉइल ये आपके टेट्रा पैक के एग्जाम्पल नहीं है। अब देख लीजिए, टेट्रा पैक, इस तरह की जो पैकेजिंग होती है उनको हम टेट्रा पैक बोलते हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग ए पैकेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर पैकेजिंग। यानी कि जब हम पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करने के बाद में जो भी फूड प्रोडक्ट हम पैक करते हैं उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिवेंट करना, यानी कि जो एसेप्टिक पैकेजिंग है उसका मतलब ये होता है या उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करना। जब हम एसेप्टिक की प्रोसेस करते हैं उस दौरान हम स्टरलाइज्ड पैकेज मटेरियल यूज करते हैं, और उसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट है वो भी हम स्टरलाइज यूज करते हैं और उसको फिर सील कर देते हैं एक हाइजेनिक इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री फूड प्रोडक्ट में नहीं होती है। तो ये है आपके एसेप्टिक पैकेजिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़िए ताकि आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। थैंक यू।